दो रोज़ा मीटिंग बुलाई गई है और बेहद अहम ये मीटिंग मानी जा रही है। इसी के हवाले से तमाम जो अहम मौजू है उन पर बातचीत होगी, तमाम अहम मसलों पर बातचीत होगी। क्या आपको लगता है कि इस मीटिंग के बाद कारकर्दगी में फ़र्क आएगा या कोई बड़ा बदलाव हमें देखने को मिल सकता है? बिल्कुल मैम, गुड इवनिंग आपको भी और मेरे को पैनलिस्ट सर को भी गुड इवनिंग। दूसरा ये है कि देखिए, कोई भी मीटिंग जब होती है, खासकर वर्किंग कमेटीज की जो मीटिंग्स होती है मैम, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो, उसका कुछ ना कुछ रद्द अमल जो है, जो बेनिफिट्स हैं, वो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में उस पार्टी को भी मिलते हैं। और क्योंकि ये गवर्न कर रही है यही पॉलिटिकल पार्टी जम्मू कश्मीर में, तो कुछ रणनीति जो है उसमें थोड़ा सा चेंज आता है फॉर गुड गवर्नेंस। जो मसाइल फेस कर रहे हैं लोग या जो मुश्किलात स्टेट गवर्नमेंट को भी आ रही है हेडेड बाय उमर अब्दुल्ला, उन पे भी विचार विमर्श होता है। आज ही आपने देखा होगा कि आज सुबह से एक न्यूज है कि एक जर्नलिस्ट का 2 मरले का घर जो है विच हंटिंग के, मैं विच हंटिंग वर्ड यूज कर रहा हूँ, उसके तहत वो एक डिबेट बन गया, उसको डिमोलिश कर दिया गया विदाउट नोटिस विदाउट। और तकरीबन जेडीए की 18,000 कनाल लैंड जो है पहले ही इंक्रोच्ड है, पहले ही लोगों ने उस पे मॉल्स और बड़ा कुछ बनाया हुआ है। तो ये सिर्फ दर्शा, और जेडीए जो है मैम वो उमर अब्दुल्ला साहब के क़यादत में है, उनके डोमेन में है ये डिपार्टमेंट, और उनको पता ही नहीं है। तो ये सब दर्शाता है कि यहाँ जो 2-3 किस्म के पावर हाउसेज हैं वो क्या करना चाहते हैं, किस तरह के एक्सपेरिमेंट से जम्मू कश्मीर को चलाना चाहते हैं, किस तरह से एक दूसरे को डिमोरलाइज करके एक दूसरे की छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। इस पे विचार विमर्श जरूर हुआ होगा। और बहुत से मुद्दे हैं ऐसे, जैसे कि नीट के एग्जाम्स की अभी थोड़े दिन पहले डिबेट चल रही है, वो भी हिंदू मुस्लिम। ये सब चीजें दर्शाती हैं कि जम्मू कश्मीर में जो सब कुछ है वो ठीक नहीं है, खासकर गवर्नेंस को लेके। तो वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीजें जो है वो तूल पकड़ती हैं, और हिंदू वर्सेस मुस्लिम, जम्मू वर्सेस कश्मीर, डोगरा वर्सेस कश्मीरी, ये चलन जो है ये चल रहा है पिछले 1 साल से जब से ये सरकार बनी है। और इसमें कौन से एडवाइजर्स हैं जो दिल्ली को या ऑनरेबल गवर्नर को एडवाइस करते हैं, हमें तो पता नहीं है। लेकिन ये है कि उसका जो रिजल्ट है वो कुछ अच्छा समाज में नहीं फैल रहा है। और जितनी भी मेहनत एनडीए सरकार ने 11 सालों में की जम्मू कश्मीर में कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाने की, एक खुली फिजा में इलेक्शंस करवाने की, एक ट्रांसपेरेंट फ्री फेयर इलेक्शन यहाँ हुई, उसके बाद जो मैंडेट, रिमार्केबल मैंडेट लोगों ने दिया, पहलगाम के अटैक के बाद जिस तरह से लोगों ने मुजाहिरा किया पाकिस्तान और आईएसआई के खिलाफ, मैं समझता हूं उन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए कुछ ना कुछ, या तो बिजनेस रूल्स यहाँ हो, या ये गवर्नमेंट चली जाए, गवर्नर रूल पे यहाँ लोग अपना गुजारा करें, या एक फुल फ्लैश तरीके से गवर्नेंस हो, ताकि ये विच हंटिंग और ये जो हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति है कम से कम जम्मू कश्मीर में खत्म हो। लेकिन रिमार्केबल चीज आज आपने देखी होगी, उस डिमोलिशन के बाद एक मिडिल क्लास फैमिली का कुलदीप शर्मा जी जो वहां जाते हैं, जो बिल्कुल एक आम सा इंसान है, वो 5 मरले की जमीन जो है वो उस जर्नलिस्ट को देता है, जो दर्शाता है कि लोग जो हैं वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड पे जम्मू कश्मीर को देखना चाहते हैं, वो आपसी रवादारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। और सरकारें जो है या वो डिपार्टमेंट जो विच हंटिंग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं विफल हो रहे हैं। और मुझे यकीन है कि आज की मीटिंग में सब चीजें चर्चा का विषय होंगी। लेकिन मुझे लगता है उमर अब्दुल्ला को थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा, थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी को और मजबूत करना पड़ेगा, सरकार रहे या ना रहे, लेकिन पीपल्स विल जो है जिस मैंडेट को। ठीक है काजी साहब, मैं लौटूंगी आप तक। और इस अहम मीटिंग के बाद सीएम उमर की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, उसमें सुनते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है। साथियों ने वर्किंग कमेटी को इस बात के बारे में बाखबर किया कि कितने सारे ऐसे इदारे हैं जिनका कंट्रोल इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होना चाहिए, लेकिन नहीं। मिसाल के तौर पर स्कीम्स में इतनी वैकेंसियां, स्कीम्स के कामकाज को आज बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन स्कीम्स की फाइलें जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास नहीं आती। स्कीम्स की मैनेजिंग कमेटी का चयन जो है, जो चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, वो नहीं है। तो यूनिवर्सिटीज हैं जो एज पर एक्ट चांसलर उनका चीफ मिनिस्टर हुआ करता था। रामशाह बादशाह यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये दोनों इदारे इलेक्टेड गवर्नमेंट को वापस नहीं दिए गए। कल्चरल अकेडमी, पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, इस तरह की बहुत से ऐसे मिसाल हैं। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन, ये पोस्ट जेकेएस अफसर का होना चाहिए, इट्स अ काउंटर पोस्ट पर जेकेएस अफसर। क्या मजबूरी है कि उसमें बार-बार आईएएस अफसर लगाया जाता है? तो इसके बारे में हमने
साथियों को इसके बारे में बताया हुआ और ऐसे रेजोल्यूशन में आपने सुना दूसरे नंबर पे इसका इलाज ये है कि जो वादे मरकज की तरफ से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ भी नहीं बल्कि मुल्क के लोगों के साथ किए। जब पार्लियामेंट में वादा किया गया वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ही था, वो पूरे मुल्क के साथ। जब सुप्रीम कोर्ट को अश्योर किया गया कि स्टेटहुड की बहाली जो है 3 स्टेट प्रोसेस, डिलिमिटेशन, इलेक्शन, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, तो स्टेप्स तो हो गए, अब तीसरे स्टेप पे देरी की, तो इस पर तफसीलन बात मसला बना एक साल से जितनी बातें लोगों में हो रही है, एक साल से गवर्नमेंट में तजब्जुब है, कंफ्यूजन। एक साइड से लखनऊ का उनका बयान बार बार आता है कि मेरे पास भी लॉ एंड ऑर्डर कुछ चीजें गवर्नमेंट को बहानेबाजी बंद करनी चाहिए, अपने इख्तियार का इस्तेमाल करके तो दूसरी साइड से जम्मू का भी इंसिडेंट हुआ, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये गवर्नमेंट किस तरह का हम चाहते हैं कि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए, और इस कंफ्यूजन को दूर करने के 2 तरीके, या तो लेटर एंड स्पिरिट जो जेल के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट उसका फॉलो करें, नहीं किया जा रहा, हम अपने दायरे से बाहर नहीं जा रहे, लेकिन हमारे दायरे में जो है दखल दिया जा, जो बुलडोजर चलाए जा रहे हैं वो मेरे हुक्म के मुताबिक नहीं चलाए जा रहे, वो अफसर मेरा लगाया हुआ भी नहीं। अगर बुलडोजर चलाना ही है तो कम से कम उस महकमे के मिनिस्टर से तो पूछ लेते, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए। ये कहना आसान है क्या हम दखल नहीं देते, अगर दखल नहीं दिया जा रहा होता बुलडोजर कैसे चलता? मजाल है कि कोई अफसर अपनी मर्जी के बुनियाद पर बुलडोजर चलाए। मैंने जैसे से पहले दोपहर को कहा, गैर कानूनी सरकारी जमीन के कब्जे के हक में कोई नहीं है, लेकिन इकलौता आप किसी एक कम्युनिटी या किसी एक एरिया को टारगेट करो सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए, ये ठीक बात नहीं है। और मैंने जैसे कहा इसके इलाज 2 तरीके से, फिलहाल जो जेल के ऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसको लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करिए, जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसको रिस्पेक्ट करिए, और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में दोबारा स्टेटहुड बहाल। आपने मान ही लिया कि 4 साल तक हमें स्टेटहुड नहीं मिलेगा। मैंने तो कम से कम फिलहाल हार नहीं मानी। मैं तो मान के चलता हूँ कि मरकज की हुकूमत जो है वो कम से कम इतने झूठे तो नहीं है कि पार्लियामेंट में वादा करने के बाद भी वो अपने वादे से मुकर जाए, या तो फिर वो तस्लीम करें कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों को सजा दे रहे हैं इस बात की आप बीजेपी की हुकूमत नहीं बनी, तो ठीक है, फिर हम ये बर्दाश्त करेंगे। लेकिन जहां ये कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देंगे, अच्छा जिन चीजों को वजह बनाया जाता है हमें स्टेटहुड से महरूम रखें, पहलगाम हो, दिल्ली का हमला हो, उसके लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट कहां पर सुधार है ना? अगर सिक्योरिटी फेलियर हुआ है, सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है कि आप हमें सिक्योरिटी दे दीजिए, फिर देखिए ना ऐसे हमले हुए जब हम सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार थे। मैं 6 साल चीफ मिनिस्टर था, जब मैं चीफ मिनिस्टर था, मैं 6 साल चीफ मिनिस्टर था, कभी दिल्ली जैसा हमला हुआ? आप हमें जिम्मेदारी दे दीजिए और फिर देखिए, अगर हम नाकामयाब रहे तो वापस ले लीजिए ना अपना स्टेट, पार्लियामेंट आपके पास है, आप दोबारा ड्यूटी बनाइए। इशू क्या है ना? What is the issue in Pakistan? We want people to get good quality electricity at lower prices. It is an established fact that if you pay your bills honestly, a meter will give you a lower monthly electricity bill than a fixed rate. This is an established fact for poor houses. For richer people, it might be different. But in poor houses, a meter actually gives you a lower monthly electricity bill. And for us to fulfill our promise of 200 units of electricity, I need people to have meters in their homes because that's the only way I can measure. I am constrained of being unable to fulfill this promise
because percentage of metering is still far below 80%, which means the majority of the people of Jammu and Kashmir will not fall within the purview of this 200 units. And as far as reservation is concerned, I have already told you, the cabinet subcommittee report is done. Cabinet meeting will be held. We were again constrained by the fact that I did not want anybody to sabotage this by going to the election commission and saying they've done this because of code of conduct. Code of conduct is over. Elections are over. Next meeting of the cabinet, the minister concerned will bring the memo to the cabinet and we will discuss it there. मतलब एक बढ़ने की इशू चल रहे हैं कश्मीर के अंदर यहाँ पे जो डेलीगेटेड से आपने 6 महीने का वक्त उनसे मांगा था सर, लेकिन सेटल दे आर गोइंग टू प्रोटेस्ट राइट नाउ। ये मुद्दा हमारा बनाया उन्होंने, विरासत में हमें ये मुद्दा दिया गया है। हम भी चाहते हैं उनका हल, उसका हल निकले, लेकिन हल वैसा होना चाहिए जो कि कल को हम लागू कर सके। हमने डेली वेजर से वक्त मांगा, इससे पहले किसी हुकूमत ने उनका कोई काम नहीं। इससे पहले जो हुकूमत बनी थी 2015 में, उन्होंने झांसा देने के अलावा इनके लिए कुछ नहीं किया। जो लोग हमें अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस को मंशूर याद दिलाते हैं, मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि सबसे बड़ा धोखा मंशूर के साथ पीडीपी ने किया जब उन्होंने 2014 में बीजेपी के खिलाफ वोट मांगे और फिर बीजेपी के साथ जाके हाथ मिलाए। हम लोग कम से कम वो हैं जो मंशूर पे वादा करते हैं, चलिए वक्त लगे लेकिन हम अपने वादे पूरे करते हैं। हमने कहा था हम बीजेपी को बाहर रखेंगे, बीजेपी को बाहर रखा। हमने कहा हम असेंबली में रेजोल्यूशन लाएंगे, रेजोल्यूशन लाया। हमने कहा हम रेजोल्यूशन लाएंगे, लाया। हमने कहा हम लोगों के मुतालबे हल करेंगे, एक एक करके हम मुतालबे हल कर रहे हैं। हमने अपने मंशूर को नजरअंदाज नहीं किया, हमने सिर्फ ये कहा कि ये 5 साल के लिए हमारे वादे हैं लोगों के साथ। आपने जब हमारी परफॉर्मेंस को नापना होगा, आप तब नापिए जब हमारा टर्म खत्म। मोहतरम, इसमें साथियों के साथ मशवरा करके जैसे इनकी हिदायत होगी, इनकी हिदायत के मुताबिक अर्सी पर हमारे गेस्ट लगातार बने हुए हैं। अहमद अयाज साहब, आपका रुख करना चाहूंगी। जिस तरह सीएम उमर को आपने भी सुना, जो बातें उनकी तरफ से कही गई हैं और वजूहात उनकी तरफ से तमाम मसलों पर दिए जा रहे हैं, चाहे हम उनकी नाकामी को लेकर कहें, उनके मैनिफेस्टो को लेकर कहें, और भी जिस तरह से मुखालिफत वादी में उनकी की जा रही है उसे लेकर, क्या उससे आप सहमत हैं? आपको लगता है कि उनकी जो बातें हैं वो वाजिब है और इसी वजह से जो काम में है वो देरी हो रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पहली बात, सीएम का ऑडियो क्लियर नहीं था, लेकिन फिर भी जो हम समझ पाए और जिसका आप भी तज़किरा किया, आज की जो उनकी वर्किंग कमेटी का जो मैं देख रहा हूँ, एक तो ये कि हर एक इसको अपनी अंदाजे से बयान कर सकता है, अंदाज़ा लगा सकता है कि ये क्या हो सकता है। नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज की ऐसी मीटिंग्स बीच बीच में हुआ करती हैं, लेकिन आज की जो मीटिंग जो मैं देख रहा हूँ वो सिंपल एक वर्किंग कमेटी की मीटिंग नहीं थी, बल्कि नाकामियां जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हर महाज पर दिख रही है और जिसका उन्होंने अभी तज़किरा भी किया कि कुछ दिक्कतों की वजह से हम कर पा नहीं रहे हैं, तो ये वो रिफ्लेक्शन, ये मीटिंग उसकी रिफ्लेक्शन है, वो दर्शाती है। और साइड में जो बातें इस वक्त चल रही हैं कि कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने के इम्कानात है, जैसे भी आफाएं है, तो हो सकता कि भाई यहाँ रूहुल्लाह साहब के साथ हालात ठीक नहीं है और लोग सोच रहे शायद और भी कुछ निकल सकते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से कुछ दिनों से चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक उसी डायरेक्शन में आज की मीटिंग का मामला है, टू सी दैट कि अपने जो फोक है, अपना जो ग्रुप है, कि उसको एक मुनज़्ज़म रखने की कोशिश की जाए। बाकी जहाँ तक उनके जो मामलात है, जो दिक्कतें वो
आज भी बयान किए, वो कोई नई बात नहीं है कि वो दिक्कत तो रोज ही उनका बयान करते हैं। हर एक दिन वो कहते रहते हैं कि मुझे ये दिक्कत है, एलजी की तरफ से ये दिक्कत है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये दिक्कत है। दिस दिक्कतें ही हैज बीन सेइंग फॉर लास्ट 1 ईयर। और उन दिक्कतों का जवाब भी यही है। ये दिक्कतें जैसे डिमोलिशन का मामला, इनके एडमिनिस्ट्रेशन का मामला, ये उनको इलेक्शन से पहले भी मालूम था। और ये डिमोलिशंस या ऐसे कुछ वाक़ात, मेजर वाक़ात, वो एलजी के दरमियान भी अगर कहीं कोई हुए तो फिर इनका कहना यही था कि चूंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है तो इसलिए हम इसको कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो इसको हद भी तनकीद बनाते थे, एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन को बनाते थे, क्रिटिसाइज करते थे, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं, इसलिए ये मामले होते जा रहे हैं। अब सवाल है, अब इलेक्टेड गवर्नमेंट है और शायद लोगों ने इसी जोश खरोश के साथ वोट भी दिया कि दिक्कतें कुछ महसूस कर रहे थे एलजी के एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान ऐसे ही दिक्कतें जिनका जिक्र आज भी हो रहा है। और अगर आज भी वो दिक्कतें हैं और इलेक्टेड गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो इलेक्टेड गवर्नमेंट का सवाल पैदा हो जाता है। फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट का मतलब क्या? फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना क्या मतलब रखता है कि जब हालात बदलते नहीं रहे हैं। और आज हम देखें कि आज जो जिस तरीके से डिमोलिशन यहाँ चलने लगी, कहीं एक जगह पर, कहीं एक दूसरे इशू पर, कहीं तीसरे इशू पर, कहीं बिजनेस रूल नहीं हो रहे हैं, कहीं 200 मीटर्स 200 यूनिट्स की या मीटर्स पर जस्टिफिकेशन दी जा रही हैं। आई मीन हर एक मामले पर कोई ना कोई जस्टिफिकेशन है, आगे मुंह कुछ हो नहीं रहा है। तो इसीलिए तो गवर्नमेंट बनाई गई थी कि ये लोगों के इंटरेस्ट्स की, लोगों के मामलात की तहफ़्फ़ुज़ात करे, लोगों की इंटरेस्ट को देख ले। अब जब इलेक्टेड गवर्नमेंट इन चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हो रही है तो अब सवाल पैदा होता है, फिर हुकूमत का रहने का क्या मतलब, फिर हुकूमत चलाने का क्या मतलब? यही दिक्कतें शायद वो महसूस कर रहे हैं और दूसरी तरफ से वो कुर्सी के साथ चिपके भी रहना चाहते हैं। तो यही दिक्कतों को सामने रखकर मुझे लगता है आज की मीटिंग उसी पस मंजर में थी, ताकि क्योंकि ये जो नाराजगियां है लोगों में तो है ही, अब शायद इस लेवल पर भी बढ़ने के इम्कानात हैं, एमएलएज में भी नाराजगियां बढ़ने के इम्कान है। और कुदरती सी बात है, वो इलेक्ट हुए हैं, उनको लोगों के साथ डायरेक्ट सामना है, लोगों के उनके पास वादे हैं, लोग पूछेंगे, उनसे हो नहीं रहा है, तो लगता है कि उनकी भी दिक्कतें भी बढ़ रही है, जिनका अंदाजा शायद इसकी लीडरशिप ने देखा होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने। तो मुझे लगता है कि वही एक मतलब था, नहीं तो उसमें कोई मेजर फैसला तो होने वाला नहीं है। वर्किंग कमेटी में क्या मेजर फैसला ये कर सकते हैं, एक्सेप्टिंग इंटरनल एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस का, इंटरनल पॉलिटिकल पार्टीज में, अपनी पार्टी में कुछ चेंजेस कर सकते हैं, और क्या कर सकते, और तो कोई वो कर नहीं पा रहे हैं और उनके पास कुछ करने का कोई अथॉरिटी अगर या नहीं है वो जो कर सकेंगे, क्या कुछ कर सकते हैं। बिजनेस रूल तो वर्किंग कमेटी में बैठ के मीटिंग करके नहीं ला सकते हैं। ये ज्यादा से ज्यादा वो आपस में कहेंगे कि दिक्कतें क्या है, वो डिस्कस करेंगे, या जो वहाँ एमएलएज हैं उनको बताने की कोशिश करेंगे हमारी दिक्कतें क्या हैं, लेकिन उससे मामला हल नहीं होने वाला है। मामला इससे हल होने वाला है कि आप डिलीवर क्या करना जा रहे हो। तो अभी तो इमीडिएटली नहीं लग रहा है जैसे सिचुएशन है कि वो कोई भी चीज डिलीवर करने के हल है, वो काबिल है कि वो कुछ लोगों के लिए डिलीवर करे। और मुझे लगता है कि वही लेकर वो लोगों के साथ, एमएलएज के साथ, कि भाई कहीं और कुछ दिक्कतें ना बढ़े, वही मुझे लगता है उसी के आसपास ये 1-2 दिन की मीटिंग है। और कुछ कोई मेरे को नहीं लग रहा है उसमें कोई खास बात है जिस पर हम कह सकते हैं कि कोई डिसीजन हुआ, कुछ होने वाला है, कुछ चीजें बदल जाएंगी। नहीं लग रहा है कि इस मीटिंग से कोई खास बदलने वाला है, एक्सेप्टिंग आपस में जैसे कहेंगे हम बैठे बात करिए और चलेंगे। दैट्स ऑल। जी बिल्कुल।
जाहिर है सुहेल काज़मी साहब, लगातार ऐसी सरकार की मुखालिफत अब बढ़ती जा रही है और इसी के चलते ये अहम मीटिंग मुनाकिद की गई है। हालांकि इस मीटिंग के बाद भी कुछ अहम फैसलों की उम्मीद की जा रही है, लेकिन किस तरह से जो मसले हैं उन्हें उठाने की ज़रूरत है। और अभी सीएम उमर को भी आपने सुना, उनका ये कहना है कि हमने वादे ज़रूर किए हैं लेकिन उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया और हम उन्हें एक एक करके पूरा कर रहे हैं। लेकिन जो तमाम बड़े वादों की हम बात करें जिस पर आवाम नाराज़गी जता रही है वो अभी तक पूरे नहीं हुए। बिजली का आप देखें तो जहाँ बिजली यूनिट फ्री देने की बात की गई थी, उसके बाद अभी इजाफी चार्ज को लेकर अवाम में नाराजगी है। इसी के साथ और भी इसी तरह के कई वादे हैं, वो भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। जहां सीएम उमर का ये कहना है कि 5 साल का वक्त हमने ले रखा है, और तो क्या 5 साल पूरे होने के बाद ही ये वादे और सहूलियात पूरी होंगी? देखिए मैम, मैंने जैसे स्टार्ट में ही आपसे कहा कि वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो होती है और इस वक्त जो 2 दिन की मीटिंग की है जिसकी क़यादत फारूक अब्दुल्ला खुद कर रहे थे, बड़े कंस्ट्रेंट्स हैं। और मैंने पहले ही आपसे कहा कि जेडीए उनके पास है, हाउसिंग चीफ मिनिस्टर के पास है, डिस्पाइट के ऑनरेबल गवर्नर कहते हैं सिर्फ लॉ और होम मेरे पास है। और आपने सुना उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो कहते हैं स्कीम्स मेरे पास है, फाइलें मेरे पास नहीं आती हैं। वो कहते हैं हाउसिंग मेरे पास है, बुलडोजर जम्मू में चल रहा है, किसी को विच हंटिंग करके किसी का घर गिराया जा रहा है और कंसर्न मिनिस्टर को पता नहीं है। इसी तरह वो कहते हैं 2 यूनिवर्सिटीज हैं जिनके वो प्रो चांसलर हैं, उनके पास फाइल्स आती नहीं है, पता ही नहीं है। ये सब चीजें मीडिया के हवाले से उन्होंने पूरी जम्मू कश्मीर को बता दी कि भैया प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही हैं। बिजनेस रूल तो क्या होंगे, कब आएंगे, मुझे लगता नहीं अब वो आएंगे क्योंकि 1 साल से ऊपर हो गया वक्त। तो किस तरह से उनको काम नहीं करने देना है या किस तरह से जो चीजें हैं वो फोर्स्ड वे से जो है इंट्रोड्यूस हो रही है जम्मू कश्मीर में। ये पहली सरकार है जो मैंने देखी है कि इतनी टूथलेस है, जो लोगों के मैंडेट के बाद भी उनके पास वो इख्तियारात नहीं है, जो डिपार्टमेंट्स उनके पास है उनकी हामी नहीं चलती है। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कुछ और किसी जहनों में चल रहा है जो आने वाले दिनों में आपके सामने आएगा, जो मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खिलवाड़ है। इलेक्शंस के बाद जो सरकार आई है, लोगों की एस्पायरेशंस पे वो खरा नहीं उतर रही। क्या वजूहात हैं, कौन से एडवाइजर्स हैं, किस तरह की दिशा देना चाहते हैं जम्मू कश्मीर पे, उस पर तो मैं चर्चा नहीं करूंगा, वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन बेटर ये है उमर अब्दुल्ला के लिए, क्योंकि ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के पोते हैं और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला सबसे ज्यादा टाइम जेलों में गुजारा। उन्होंने लोगों के लिए बहुत से रिफॉर्म्स को उन्होंने अपने जमाने में इंट्रोड्यूस किया जम्मू कश्मीर में। उस वक्त जम्मू कश्मीर ऐसा जम्मू कश्मीर नहीं था, बड़े दुश्वारियों से भरा हुआ जम्मू कश्मीर था। तो मैं समझता हूं उनको अपनी रीढ़ की हड्डी मजबूत करनी है। अगर लोगों में हमेशा पॉपुलर रहना और अपने कैडर को मोबिलाइज करना है, तो जो चीजें वो बता रहे हैं उनके लिए वो एजिटेट करें। प्राइम मिनिस्टर से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, अपने 42 के 42 एमएलए से लेके वहां डेमोस्ट्रेट करें, नेशनल मीडिया के हवाले से बताएं कि दुश्वारियां क्या आ रही हैं गवर्न करने की, ताकि उनका समाधान हो सके। ये स्टेटहुड की बात तो बात की है, अभी जो चुनी चुनाई सरकार यूनियन टेरिटरी में है उसके जो अपने आइन है, जो उसका जो तरीकाकार है, अगर उस पर भी इनको दुश्वारियां आती हैं तो मुझे लगता है एजिटेट करना और अपने आप को रिजेंटमेंट बताना वो बहुत अहम है। तो और वो लोग देखते हैं, आज तो लोग जुड़े हुए हैं आपके मोबाइल से, सोशल मीडिया से, हर चीज से। तो क्या चीजें हैं जिनको वो फोर्सेबली रिजेंटमेंट के तौर पे ठीक कर सकते हैं, ये वही कर सकते हैं। और उनके जो कैडर है, उनकी जो पार्टी है, उनका जो लेजिस्लेटर्स हैं वो कर सकते हैं। मुश्किलें तो हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन और प्रेशर्स भी हैं, विद इन पार्टी भी प्रेशर्स हैं। जैसे सर ने कहा कि कुछ एमएलए हैं जो शायद रूठे हुए हैं, जो काम नहीं हो रहे हैं, लोग उनसे पूछ रहे हैं, क्योंकि चुनी चुनाई सरकार में लोगों की एक्सपेक्टेशंस मैम बहुत होती हैं। और खासकर अब स्नो का मौसम आ रहा है, बर्फबारी होगी, बहुत सी मुश्किलातें होंगी, बिजली की कटौती है, बिजली कहीं नहीं है, कहीं पानी नहीं है, तो बहुत सी मुश्किलातें हैं। तो मैं समझता हूं उनको मजबूती से अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो स्ट्रॉन्गर वे में रखना है, पुट फॉरवर्ड करना है, ताकि जो बेसिक एमिनिटीज हैं, जो बेसिक मुद्दे हैं, उन पे कहीं ना कहीं उनको कुछ राहत मिले और वो लोगों को एड्रेस कर पाए। जी बिल्कुल। अहमद अयाज जी, जैसा कि आप कह चुके हैं कि पार्टी में खुद ही मतभेद नजर आ रहे हैं, और आज की मीटिंग का भी मैं आपको बता दूं कि हैरान करने वाली बात यही है कि आज भी अगरउल्ला इस अहम मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं। और सिर्फ वो नहीं, कई बड़े लीडरान एनसी के इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं, जिन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार पार्टी में मतभेद, पहले ये चर्चा थी लेकिन अब खुलकर सामने आने लगा है। वहीं अगर हम रिजर्वेशन मुद्दे की बात करें तो उस पर भी अगरउल्ला मुखालिफत कर चुके हैं। वो साफ कह चुके हैं, एक तरह की धमकी ये मानी जा रही है कि अगर रिजर्वेशन का मसला आने वाले दिनों में सरकार हल नहीं करती
रहती है तो वो तलबा के साथ सड़क पर उतरकर एहतजाज भी करेंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के जो मसले सामने आ रहे हैं खुद अपनी ही सरकार में पहले उन्हें सुलझाने की ज़रूरत है, और जो तमाम लीडरान मौजूद नहीं है, गायब रहते हैं मीटिंग्स पर, उन पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके बाद ही जो आवाम के मसाइल हैं उन पर भी मजबूती से काम हो सकेगा। देखिए, इनकी जो आपस में मसाइल है वो हल होने के काबिल नहीं लग रहे हैं, क्योंकि उनका असली मतलब जो है, मकसद जो है कि लोगों के मसाइल जो है कि वो हल नहीं हो पा रहे हैं। उसी के चलते एमएलएज भी परेशान हो सकते हैं और रूहुल्लाह साहब भी परेशान है। उनकी तो परेशानी सामने आ गई, उन्होंने इजहार किया इस चीज़ का बिल्कुल खुलेआम। लेकिन अब बाकी जो एमएलएज हैं वो शायद खुलेआम नहीं करते हैं, लेकिन अंदर से यही होगा कि उनकी भी जवाबदेही बनती है। सबसे ज़्यादा जवाबदेही उनकी अपने अपने इलाकों में बनती है। उनको अपने अपने इलाकों में कल भी बैठना है, कल भी आना है, इलेक्शन लड़ना है, लोगों के साथ रहना है। अब जब लोगों के साथ जो वादे किए गए हैं, उनके जो मामलात हैं वो हल नहीं हो रहे हैं, तो कुदरती सी बात है कि नाराजगियाँ बढ़ जाएंगी। लोगों के साथ एमएलएज की नाराजगियां बढ़ जाएंगी और एमएलएज की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ, मिनिस्टर्स के साथ, जो उनके सामने जिम्मेदार है, उनके सामने, लीडरशिप के सामने। तो लगता है कि ये जो दायरा है ये खुला होता जा रहा है, तंग नहीं नजर आता जा रहा है। तो इसलिए ये एक बात जो कहीं, मुझे मालूम नहीं कि कुछ लोग आए थे और भी नहीं आए थे आज मीटिंग में, कहीं उसका भी यही तो नहीं कि अंदर अंदर से उनकी भी नाराजगियां है और वो खुलेआम अगर नहीं बोलते, जैसे रूहुल्लाह साहब खुलेआम आ गए तो शायद वो खुले नहीं आए, लेकिन पीछे से वो भी नाराज है। और लग रहा है कि जैसे मैंने पहले कहा कि शायद ये मीटिंग भी उसी तराजुर में है कि नाराजगियां जरूर बढ़ती होंगी और ये सोचते होंगे कि इनको इकट्ठा रखने की कोशिश की जाए। वो एक कोशिश ही होगी। अब रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, मुझे नहीं लगता कि आने वाले वक्त में इनको इकट्ठा रख पाएंगे, क्योंकि इनकी भी मजबूरियां, जो एमएलएज हैं उनकी जिम्मेदारियां, उनकी मजबूरियां लोगों के सामने। अब जब उनके मसाइल हल नहीं होंगे तो वो क्या जवाब देंगे लोगों को? तो इसलिए शायद इस बात को लीडरशिप बाप रही है, समझ रही है कि ये दिक्कतें हैं। तो मीटिंग का जो मामला है शायद वही है कि उनको इकट्ठा रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नहीं रख पाएंगे क्योंकि मामला अभी हल दिखते नहीं आ रहे। दिखते नहीं मतलब जब लोगों के मामला हल नहीं हो रहे, जो उन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए हैं, जब उनमें से कुछ हल नहीं हो रहा है या दिख भी नहीं रहा है। अभी कल डिमोलिशन हुई तो चीफ मिनिस्टर आज खुद कह रहे थे कि भाई मेरे बगैर ही हो रहा है, मेरे हाथों में नहीं है। तो अब अगर हम एक्सपेक्ट करेंगे कुछ हल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब है नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए आने वाले वक्त में दिक्कतें और बढ़ेंगे और इसका कोई हल इमीडिएटली नजर नहीं आ रहा है। तो आगे देखेंगे क्या होने वाला है, क्या होगा, वो शायद दिखने में आगे आएगा। तो लेकिन अभी नहीं लग रहा है कि कुछ इनके मामला सुलझने वाले हैं। इनकी जो दूरियां हैं वो बढ़ती जाएंगे। शायद और लोग इनके खिलाफ नाराज हो सकते हैं अंदर एमएलएज में, मिनिस्टर्स में, या बाकी ऐसा माहौल शायद लग रहा है कि ऐसा ही होगा, क्योंकि दिक्कतें इनकी बहुत बड़ी हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि इनका कोई आपस में कोई इंटरनल भी समझौता कोई ऐसा हो कि जहां रूहुल्लाह साहब भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि नहीं तो रूहुल्लाह साहब की पार्टी के साथ कोई, जो हम देख रहे हैं उनके साथ कोई पार्टी के साथ जिदबाजी नहीं है, ना चाहते हैं वो कोई अलग फ्रंट खड़ा करें, कोई अलग पार्टी बनाएं या अलग रहें। लेकिन उनकी दिक्कतें जो है वो यही है कि उन्होंने लोगों के साथ जो वादे किए हैं, कि जहां उनकी कमिटमेंट है खुद भी लोगों के साथ, कि अगर कल को नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों के मामला हल नहीं कर पाए या जो मैनिफेस्टो दिया हल नहीं कर पाए, तो मैं लोगों के साथ, आपके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। तो उसी के सिलसिले में, चाहे वो रिप्रेजेंटेशन रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट के इश्यूज है, चाहे बाकी इश्यूज है, उन्हीं को स्पेशल स्टेटस की बात है, तो उन्हीं इश्यूज को लेकर रूहुल्लाह साहब की नाराजगियां हैं। नहीं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, पार्टी के साथ उसका मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है इश्यूज को लेकर। इसी तरीके से बाकी एमएलएज को भी ये दिक्कतें आएंगी। तो वही देखकर मैं कह रहा हूँ कि शायद इनकी दिक्कतें बढ़ सकती है जी, बेशक आने वाला वक्त। बिल्कुल ठीक है। अहमद अब्बास साहब, कादमी साहब, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और अहम खबर का रुख करते हैं।
वहीं जम्मू में अरफाज नाम के एक सहाफ़ी के घर को गैरकानूनी बताकर ढहा दिया गया। हालांकि ये घर उन्होंने 40 साल पहले 3 मरला जमीन पर बनाया था, लेकिन कुछ ही सेकंड में ये घर खंडर में तब्दील कर दिया गया। रोते बिलखते परिवार ने इंतजामिया पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है। बता दें कि ये कोई उत्तर प्रदेश या किसी दूसरे रियासत का मामला नहीं है जहाँ माइनॉरिटी को निशाना बनाया जाता है। ये जम्मू कश्मीर है जहाँ इस हादसे ने सबको हिलाकर रख दिया है। इस कार्रवाई के बाद जम्मू में हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की एक बेहतरीन मिसाल देखने को मिली है। एक हिंदू परिवार ने मुस्लिम सहाफ़ी जिनका घर गैरकानूनी कब्जा बताकर तोड़ दिया गया था, उसे 5 मरला प्लॉट गिफ्ट में दे दिया है। ये सहाफ़ी कल अपना 3 मरले का मकान खो चुके थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घर सरकारी जमीन पर था और सहाफ़ी यहाँ 40 सालों से रह रहे थे। हालांकि इस मामले में काफी सियासत और तनाज़ा भी बढ़ गया है। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने घर को ढहा दिया है और इस हादसे ने ये साबित कर दिया है कि जम्मू में सदियों पुराना भाईचारा और एकता को कोई नहीं तोड़ सकता है। और उमर अब्दुल्ला सरकार से मेरी यही है कि तू तो भैया ये रिजाइन ही दे दे, तेरे से अच्छा काम तो ये साला जानवर कर ले। आज इस देश में हिंदू मुस्लिम जो किया जा रहा है ना, ये तरीका ठीक नहीं है। ये भाईचारा कभी खत्म नहीं होगा। मैं अपने भाई को ना इनकी पीठ नहीं लगने दूंगा। मैंने आपसे बार बार बोला, मैं भीख मांग के भी इनका घर बनवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये 5 मरले का प्लॉट मैंने सोचा था, चलो बहुत कुछ सोचता आदमी। मैं आज अपने भाई को अपनी बेटी के हाथों से दिलवा रहा हूँ और रिटर्न में भी दूंगा, और मैं रिटर्न में भी दूंगा। ये 3 मरले का प्लॉट तोड़ा ना, मैं 5 दूंगा। सालों 5 तोड़ो, मैं 10 दूंगा। लेकिन ऐसा मत करो, जुल्म मत करो। छोटे से बच्चे को देख लो, बेचारा बैठा है और लानत है तुम्हारे ऊपर। ऐसी सरकार हो, लानत है। हम इस देश में रह के भी बेघर हो गए। आपने बच्चा जो बोलना बोल। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है कि ये जो सिचुएशन होती है ना, ये किसी के साथ भी हो सकती है। और मैं तो यही कहना चाहूंगी पर्सनली कि मैं भैया की छोटी बहन हूँ। ना सिर्फ मैं, हमारी पूरी फैमिली मेंबर्स और जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, उन सभी अरफाज भैया के साथ हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे पर्सन है पर्सनली। और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि मैं सबसे ज्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मेरे ऐसे माँ बाप हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया। मेरे बेटे के साथ है, हमारी सपोर्ट में। हमें इससे धन दौलत क्या चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर में इतनी एकता तो है। जम्मू में कल से हजारों लोगों ने हमें सपोर्ट किया और मदद करने की कोशिश। हमारे लिए इतना ही काफी है। जैसे आप जैसे हस्तियां आती हैं हमारे पास, मेरे बेटे की सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत धन मिल रहा है हमें, मुझे बहुत खुशी मिल रही है। और यही मैं अपने बेटे को सीख देता हूँ, लोगों के काम आओ। लेकिन सच्चाई का जमाना नहीं है इस वक्त। सच का साथ कम देने वाले और जो बेईमान लोग हैं, जो रिश्वतखोर लोग हैं, जो 2 नंबर के धंधे करने वाले, जो 50-50 कनाल के प्लाट हड़प करने वाले, उनको कोई कुछ नहीं कहता है। 2 मरले ये आपके सामने है। प्रॉपर्टी अगर ये वैसा मेरा बेटा होता है या वैसा लुटेरा होता है, इसका भी कोई महल होता बहुत बड़ा आज तक 8-10 सालों में। जम्मू में घर तोड़े जाने पर सियासत गर्म हो गई है। इस मौके पर पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इस बीच पीडीपी सदर का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। पीडीपी का एंटी बुलडोजर बिल एनसी सरकार ने खारिज कर दिया था और इन लोगों को जमीन हड़पने वाला बताकर अपने फैसले को सही ठहराया। आज उसके असर सबके सामने हैं और सब देख रहे हैं कि इससे फैसला कितना खतरनाक असर हो रहा है। इसके अलावा जम्मू में भी पीडीपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सरकार पर निशाना साधा गया। पीडीपी लीडर ने सरकार और जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर सवाल उठाए हैं कि आप सेलेक्टिव लोगों के घरों को निशाना बनाकर उन पर बुलडोजर चलाते हो। मामला कल भटिंडी इलाके में हुए एक सहाफी के घर पर बुलडोजर चलाकर घर को गिरा दिया गया था। उन्होंने कहा कि 3 से 4 मरले के घर पर आपने कार्रवाई की है, क्या उन लोगों पर भी करेंगे जो जम्मू के अंदर कई लीगल तौर पर जेडीए की जमीन पर मकान बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और एलजी से मांग करता हूं कि आप इस तरह किसी का घर नहीं तोड़ सकते। जम्मू में जारी जेडीए की गैर कानूनी कब्जा हटाओ मुहिम के खिलाफ पीडीपी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी के तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा कि उमर अब्दुल्ला सरकार कम जमीन पर रह रहे लोगों को निशाना बना रही है। वहीं जो बड़े एनक्रोचर्स हैं जिन्होंने हजारों कनाल सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है, उन लोगों को उमर सरकार अपने साथ बैठाकर उनके साथ खाना खाती है। पीडीपी तर्जुमान ने यह भी कहा कि जिस तरह से छोटे लोगों को सरकार निशाना बना रही है, ये पता चलता है कि उनकी पॉलिसी क्या है। वो सिर्फ छोटे लोगों से वोट लेती है और बाद में उनके घर तोड़ती है। हालांकि सीएम उमर अब्दुल्ला ने इस बुलडोजर कार्रवाई की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि मुझे इस कार्रवाई के
बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कल जेडीए की तरफ से एक डिमोलिश ड्राइव किया गया और एक आप ही के साथी हैं, पत्रकार साथी हैं अरफाज डैंग साहब, जो न्यूज़ शेयर इंडिया चैनल को चलाते हैं, उनके 3 मरले घर को उनको लैंड ग्रैबर शो करके उनका 3 मरले का घर जो है उसको गिरा दिया गया। आज हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि पहले तो हमें ये बताइए कि 3 मरले के मकान में रहने वाला अगर लैंड ग्रैबर है, अगर 3 मरले के मकान में रहने वाले को आपने लैंड ग्रैबर शो किया और उसका डिमोलिश ड्राइव आपने किया, सिलेक्टिव डिमोलिश ड्राइव, सिर्फ एक घर को निशाना बनाया, तो सरकार जवाब दे कि जो आगे पीछे के घर थे क्या वो वाकया में लैंड स्टेट लैंड पे नहीं थे? स्टेट लैंड पे सिर्फ ये 3 मरले जमीन थे। मैं किसी मकान के खिलाफ हम कहते हैं किसी का आशियाना तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन सरकार ने कल एक जो दरिंदगी का सबूत वहां पर दिया, जो सरकार ने कल, मैं कहता हूं इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना वहां पर की। जब हम सरकार से पूछना चाहते हैं, पहली बात तो ये हम आज चुनी हुई सरकार से पूछना चाहते हैं कि जेडीए जो है उसका डायरेक्ट कंट्रोल जो है चीफ मिनिस्टर साहब के पास है। और ये वो सरकार है जो 5 साल के बाद लोगों ने वोट डाल के बनी। उस सरकार को बनाया गया था कि लोगों के जख्मों पर मलहम लगाइए, लेकिन उन्होंने लोगों के जख्मों को और करूदा उस पर नमक लगाने का काम किया। जो जम्मू कश्मीर एक डिमोलिश ड्राइव चल रहा है और सिलेक्टिव डिमोलिश ड्राइव किए जा रहे हैं। कल जम्मू में घटना हुई, 3 मरले का मकान, जो पिछले 45 साल से वहाँ रह रहे थे, वो एक पत्रकार ही है जम्मू से, उनका मकान जो है बुलडोज़र लगा करके उसको ज़मींदोज़ कर दिया गया। और बुलडोज़र लगाया कब? सुबह 8 बजे बिना नोटिस दिए, और कहा गया कि जेडीए की लैंड है, इसके ऊपर इन्होंने कब्जा किया, जो स्टेट लैंड है, जो लैंड ग्रैबर है। अगर 3 मरले मकान वाला लैंड ग्रैबर है तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास सरकारी ज़मीनें और 5-5 कनाल के लान है, उसके ऊपर मकान अलग से बना है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, और ख़ास तौर से दुखद बात यह है कि ये आज चुनी हुई सरकार के राज में हो रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब ने लोगों से वोट मांगे थे जम्मू कश्मीर में कि मुझे आप चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, वोट दे दीजिए, मैं ये सब कुछ बंद करूंगा। लेकिन वोट लेने के बाद उन्होंने बुलडोज़र चला दिया और 3 मरले वाले को लैंड ग्रैबर कह दिया। क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज लैंड ग्रैबर जम्मू में ख़त्म हो गया? क्या जम्मू में सिर्फ यही एक जगह थी जेडीए की जहां पे नाजायज कब्जे का इल्ज़ाम लगा है? मैंने डिपार्टमेंट से अब जेडीए की पूरी लिस्ट मांगी है कि कहां कहां जेडीए की प्रॉपर्टी पे लोगों का नाजायज कब्जा है। मैं भी देखना चाहता हूं कि इस एक शख्स को इन अफसरों ने टारगेट क्यों किया। अब हमें कहा जाता है कि हमारे कामकाज में दखल नहीं होता, लेकिन ये तो सीधा सीधा दखल है। कोई मुझे दिखाए फाइल जहां पे मिनिस्टर को इन चीजों के बारे में बाखबर किया गया है, क्योंकि बिना मिनिस्टर के इजाजत के आप इतने बड़े कदम ले कैसे सकते हो? कहीं ना कहीं तो इसमें, जैसे मैंने कहा, मुझे एक साजिश की बू अब दिखनी शुरू हो गई है। लगातार एक के बाद एक इस तरह की चीजें, ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड गवर्नमेंट को जलील और बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। कोई इस बात के हक में नहीं है कि सरकारी जमीन का गैर कानूनी कब्जा हो, लेकिन ये लोग जो पिक एंड चूज तरीके से अपने बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं इलेक्टेड गवर्नमेंट को जलील करने के लिए, उन्हें भी अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। कब्जे को ठीक करने का तरीका ये नहीं है कि आप पिक एंड चूज तरीके से करें। लिस्ट निकालिए। इसी पर लगातार चर्चा के लिए हमारे गेस्ट लगातार बने हुए हैं। कादरी साहब, आपका रुख करना चाहूंगी। सवाल कादरी साहब, जिस तरह सीएम उमर को आपने सुना और ये खूबसूरत तस्वीर भी हमने अपने नाजरीन को दिखाई, आपने भी देखा कि जिस तरह सहाफ़ी का घर तोड़ा गया, लेकिन उसके तुरंत बाद ही पड़ोसी की तरफ से, हिंदू पड़ोसी की तरफ से ज़मीन गिफ्ट की गई है और इसकी सख्त मुखालिफत की गई है। यानी कि अब हालात इतने ज़्यादा बिगड़ते नज़र आ रहे हैं कि लोग सीएम उमर से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी बहुत अहम है, जब PDP ने एंटी बुलडोज़र बिल को लाने की बात कही, तब सरकार ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और उस फैसले को गलत बताया। तो जिस तरह अब ये वाक़यात सामने आ रहे हैं, अगर वो उस पर राज़ी होते तो इस तरह की जो हरकतें थी वो कहीं ना कहीं रोकी जा सकती थी।
देखिए मैम, 3 बातें हैं। मैंने शुरू में ही कहा कि कुलदीप शर्मा जिन्होंने 5 मरले का लैंड का ऑफर किया अरफाज डैंग को, मैं समझता हूं ऐसे लोग आज समाज में हैं, हम सबको उनको सल्यूट करना चाहिए जो आपसी भाईचारा मेंटेन करने के लिए, और ये मिडिल क्लास से, बिलो मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करते हैं, रोज कमाने वाले और शाम को खाने वाले हैं, और अपना मुझे लगता है यही प्लॉट इनके पास होगा जो 5 मरले का जो आज अरफाज को इन्होंने कहा कि हम आपको देते हैं। ये लोग हैं ब्रांड एम्बेसडर हिंदुस्तान के कल्चर के, हिंदुस्तान की सभ्यता के, हिंदुस्तान के भाईचारे के। हमें इन पॉलिटिशियनों से, ये बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठे ऐसे लोगों से सबक लेना चाहिए। आफ्टर ऑल तो हर एक ने जो पैदा हुआ है उसको इस दुनिया से जाना है, लेकिन वो क्या अपनी जो चीजें हैं वो छोड़ के जाता है, वो कुलदीप शर्मा से सीखनी चाहिए। और बिल्कुल मैं जानता हूं उनको, बहुत बार मुझसे मिले हैं, ये दर्शाता है कि आज भी इंसानियत जिंदा है हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान तभी आगे चल रहा है। दूसरी बात मैं आपसे कह दूं कि चीफ मिनिस्टर ने जैसे खुद ही कहा, मैंने भी रिकन्फर्म किया कि उनके नोटिस में है ही नहीं कि कौन सी एंटी डेमोलिशन ड्राइव है, क्योंकि ये विच हंटिंग की ड्राइव है, ये कोई एंटी स्टेट लैंड ड्राइव नहीं थी। ये विच हंट करके एक 2.5-3 मरले के प्लॉट को विच करके रिलीजियस बेस पे, और एक ऐसा एरिया जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है उसको हमेशा टारगेट किया जाता है बाय सर्टेन सेक्शंस ऑफ सो कॉल्ड चैंपियंस ऑफ पॉलिटिक्स, वो करते हैं। तो मैं समझता हूं अब जहां तक बुलडोजर का आपने इस्तेमाल की बात की, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, आपने देखा होगा यूपी में कि ये बुलडोजर वाला काम जो है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से ये बंद कीजिए, और वो जजमेंट जो है वो लागू होती है पूरे हिंदुस्तान की हर रियासतों के लिए, हर यूनियन टेरिटरीज के लिए। जहां तक वो बिल जो इंट्रोड्यूस किया था असेंबली में, उस पर सर्वसहमति बनना, बिल तो लगा था या बात चर्चा नहीं, क्योंकि उसके कस्टोडियन स्पीकर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो आ भी नहीं, तो अगले सेशन में शायद वो बिल आएगा। लेकिन अगर बिल आएगा भी तो उसका एक्शन कितना होता है, जैसे चीफ मिनिस्टर खुद ही कह रहा है कि जो डिपार्टमेंट मेरे पास है, मेरे मंत्री के पास है, जब मंत्री को ही नहीं पता, मंत्री से ही कंसेंट नहीं ली गई, तो आप देख लीजिए कि किस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जम्मू कश्मीर में काम कर रहा है कि मंत्री जो कंसर्न है, 5 मंत्री टोटल है, 6ठा जो है वो चीफ मिनिस्टर है, जब उनके नोटिस में ही नहीं है, उनसे पूछता ही कोई नहीं है, तो कौन सी सरकार और कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हैं जो जम्मू कश्मीर में काम कर रही हैं। तो वो खुद हेल्पलेस है, तो वो आपके सामने खुद ही बोल रहे हैं, खुद बात कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो हर तरफ से पिस रहे हैं, और वो ना पिसे इसके लिए मरकज को कोई ना कोई तरीकाकार बनाने की जरूरत है। या तो ये वेट हो रहा है, जैसे वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी तब स्टेटहुड भी आएगी, या तो फिर हम री इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, या कोई नया पॉलिटिकल डिस्कोर्स है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, मुझे भी लगता है बढ़ रहे हैं, लेकिन वो कब तक पूरा होगा और लोगों को राहत मिलेगी। और ये जो अननेसेसरली डिबेट्स हैं रोज कोई ना कोई शुरू हो जाती है, उनसे हमें राहत मिलेगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आने वाले दिनों में क्या नई चीजें जो हैं वो जम्मू कश्मीर पे देखने को मिलेगी, लेकिन बड़ा अफसोस है कि इस टाइप के इंसिडेंट नहीं होने चाहिए। ये कंडेमेबल है ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स, कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, इंसानियत इस पे सवालिया निशान पे आ जाती है, और समाज जो है बाय एंड लार्ज टूटना शुरू हो जाता है। और एक गलत मैसेज जो जम्मू कश्मीर फेमस है हॉस्पिटैलिटी के लिए, आपसी रवादारी के लिए, वो सवालिया निशान पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों पे आ जाता है, और पूरा भारत फिर हमें देखता है, जो मैं समझता हूँ बहुत अनफॉर्चुनेट है। जो भी ओपिनियन मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको इमीडिएट इंटरवीन करना चाहिए कि छोटे से छोटा मुद्दा भी जो है वो यहाँ ना बने। और ये सेंसिटिव स्टेट है, सेंसिटिव नॉट इन टर्म्स ऑफ कि पाकिस्तान है, ISI, और भी बहुत से इश्यूज हैं जहाँ जम्मू कश्मीर के लोग पिसते हुए आपको दिखाई दिए हैं और पिसते रहे हैं। तो आगे के रास्ते हमवार हों, आने वाली जनरेशन सब चीजों से राहत ले, उसके लिए मुझे लगता है कुछ ना कुछ मरकज को इन कोऑर्डिनेटेड वे विद LG और चीफ मिनिस्टर कुछ ना कुछ रास्ते हमवार करने की जरूरत है, ताकि ये चीजें आगे ना हो। अहमद अयासी, जिस तरह इस पहल की हम बात करें, इस खूबसूरत पहल को आप किस तरह देख रहे हैं? ज़मीन गिफ्ट की गई है और सरकार की भी मुखालिफत की गई है। वहीं दूसरी बड़ी हैरानी की बात है कि CM उमर कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं थी, लेकिन इसके अलावा जो महकमे के मिनिस्टर हैं उनको भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये कार्रवाई की जा रही है, और इस तरह की जो कार्रवाई है वो होने वाली है। कहीं ना कहीं या तो सरकार जिस तरह से मुखालिफत लोग कर रहे हैं, रोते बिलखते नजर आ रहे हैं, और ये मामला सियासत में भी अब गर्मा रहा है, उससे छुपाने के लिए इस तरह का जो बयान है CM ने वो दिया है, या फिर ये पूरी तरह से लापरवाही देखने को मिल रहा है। क्योंकि इस तरह की जो, और वहीं अगर PDP के उस पर भी मैं आपका रद्द अमल चाहूंगी, PDP ने एंटी बुलडोजर बिल लाने की मांग की थी, लेकिन NC ने उससे नजरअंदाज किया। एक बात यह है कि जैसे उमर साहब ने कहा कि ये हमारे खिलाफ
एक सोच हो हमारे को तकलीफ में डालने का, दिक्कतें करने का बीजेपी की तरफ से माना जा सकता है। लेकिन फिर ये कहेंगे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में हो वो अपना रोल क्यों नहीं निभाए, वो भी एक सवालिया निशान है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में अपना अपोजिशन का रोल निभाना चाहिए और सवालात जरूर वो खड़ा करेगी या दिक्कतें खड़ा करेगी। ये आज की बात नहीं है, ये पहले से आया हुआ है, आता रहा है ऊपर से नीचे तक, सेंटर से हर एक रियासत में। और यहाँ भी अगर ऐसा होता है तो कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पहले भी हुआ है, बहुत सारी हुकूमतें गिर भी गई हैं क्योंकि अपोजिशन करते रहे, अपोजिशन थाना करती रही, तो ये चलता रहा है मामला। अब अगर हम ये कहेंगे कि बीजेपी ऐसा करता है, हो सकता है वो भी करते हों, और अगर वो करते होंगे तो वो भी शायद अपनी जगह पर हक बजानिब हों, करने में उनकी भी अपोजिशन है, या वो भी चाहेंगे कि हुकूमत को जलील किया जाए, इनको उतारा जाए, ये भी मुमकिन है। लेकिन अब देखना ये है कि जो हुकूमत में लोग है, जो हुकूमत कर रहे हैं, जिन्होंने इलेक्शन लड़के हुकूमत बनाई है, उनका लाहेअमल क्या है, उनका नजरिया क्या है इस सारे मामलात को कम बैक करने में। जहां एक चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि डिमोलिशन हो रही है, हमारे अंदर महकमा है, इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंडर महकमा है, हमको मालूम तक नहीं, तो अंदाजा लगाना चाहिए कि हालात कहां पे है, चीफ मिनिस्टर कहां पर है। और सिंपली वो बयान दे कि ऐसा हो रहा है, उसे मसला हल नहीं हो रहा। लोगों का काम था उनको वोट देना, उनको अपना मुहाफिज बनाना, उनका अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना, उनके मामलात को देखना, उन्होंने दे दिया। इसके अलावा शायद लोग कर कह सकते हैं। अब लीडरशिप उनके हाथ में है, वो करें, वो लीड करें, वो गवाए, वो लोगों को गाइड करें, वो खुद देख लें कि इससे निपटने के लिए, इससे निकलने के लिए क्या रास्ते निकाले जा सकते हैं। ये तो उन पर निर्भर करता है, जो हमारी लीडरशिप है, और हमारी लीडरशिप चीफ मिनिस्टर है, एमएलएज है, तो उनको डिसाइड करना चाहिए हमने इससे निकलने के लिए क्या करने की जरूरत है। वो दूसरी बात है, लीडरशिप शायद वो कर नहीं पाएंगे, इनके पास वो सोच नहीं है, लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि 1 साल गुजर गया। अब क्या करेंगे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। लेकिन फिर भी जिम्मेदारी फिर भी इन्हीं की बनती है। जहां हम कहेंगे भाई अपोजिशन, तो हम कहेंगे कि अपोजिशन करती है, लेकिन वो तो करेंगे ही, उनका काम है अपोजिशन करना। हम कहाँ किसी को रोक लेंगे कि आप अपोजिशन क्यों करेंगे, नहीं तो होता रहता है, वो अपना काम करेंगे। अगर वो नहीं करेंगे, कोई सवाल खड़ा नहीं करेंगे, तो लोग उनसे पूछेंगे। एमएलएज जो अपोजिशन में है उनको लोग पूछेंगे, अगर ये गलत हो रहा है तो क्यों हो रहा, अगर डिमोलिशन हुई तो क्यों हुई, वो तो उन्हीं से पूछेंगे। और अपोजिशन का हुकूमत से पूछना बनता है कि डिमोलिशन क्यों हुई। अगर चीफ मिनिस्टर खुद कह रहा है कि डिमोलिशन नहीं होनी चाहिए थी, एक तो ये हो कि चीफ मिनिस्टर कहेगा कि जायज है, ठीक है, वो खुद कह रहे हैं कि डिमोलिशन नहीं होनी चाहिए। अगर वो ये मानते हैं कि डिमोलिशन सही नहीं है और चीफ मिनिस्टर है, तो फिर क्या किया जाए, तो फिर उसका रोल क्या बनता है वैसे चीफ मिनिस्टर, फिर सरकार का रोल क्या है। तो ये इसका मतलब है, मतलब नहीं है कि सरकार भी हो, गलत भी होता जाएगा, और लोगों की तरह जैसे मैं एक दूसरा तीसरा रोएगा कि भाई ऐसा हो रहा है, तो चीफ मिनिस्टर भी ऐसा रोएगा, तो फिर हुकूमत कहां पर है, फिर लोगों का तहफ़्फ़ुज़ कहां पर है। इसलिए ये इन्हीं को तय करना पड़ेगा कि हमने क्या करना है। हमने इसको कम बैक करना है, इसे निकलने के लिए रास्ते तलाश करने हैं, कौन सा रास्ता उनको सही लगेगा वो लोगों के सामने लाना पड़ेगा। तो बाकी तो हालांकि वो दूसरी बात है कि शायद इनके पास कोई लाहे अमल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है अभी इमीडिएटली, वो दूसरी बात है। लेकिन फिर भी जिम्मेदारी इनकी बनती है, सोच ले या रास्ता निकाल के दे कि इन मुसीबत से, इन मुश्किलात से निकलने के लिए, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी उन्होंने इलेक्शन के दौरान ले ली। एलजी के शासन के खिलाफ उन्होंने बोला कि ऐसा हो रहा है, डिमोलिशन होती है, बाकी चीजें होती है, इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, तो इसलिए सारा है। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट हो तो तब नहीं होगा, अब इलेक्टेड गवर्नमेंट है तो अब क्यों हो रहा है, तो सवाल तो खड़े कर देंगे लोग। अभी तो अगर डिमोलिशन कल हुई, अभी शायद उसके ऊपर ज्यादा सवाल खड़े नहीं है, लेकिन सवाल तो खड़े हो जाएंगे और होने भी चाहिए। डिमोलिशन क्यों हो रही है, सिलेक्टिव डिमोलिशन क्यों हो रही है, जो चीफ मिनिस्टर खुद बोल रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो समझ रहा है कि नहीं हो रहा तो फिर उसका एक्शन क्या है, नहीं होना चाहिए तो फिर एक्शन क्या है। आई थिंक ये क्वेश्चन विल गो टू हिम नाउ कि भाई ठीक है, आप भी महसूस कर रहे हैं कि गलत हो रहा है,
फिर आप इसको सुधारने के लिए, ठीक करने के लिए कर क्या रहे हैं? वैसे नुमाइंदा, खास नुमाइंदा लोगों का इलेक्टेड नुमाइंदा कर क्या रहे हो? आई थिंक ये उन्हीं पर निर्भर करता है कि वो इस मामले को, जिस मामले में अभी फंसा हुआ है, जो दलदल बना हुआ है, इस दलदल से निकलने के लिए रास्ते कौन से तलाशे किए जाए, वो हुकूमत पर ही निर्भर करता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पर ही निर्भर करता है। और लोग भी तवक्का करेंगे कि वही रास्ता निकालेंगे, क्योंकि निकालना भी उन्हीं को रास्ता है। तो लेट्स होप कि वो कोई रास्ता निकाले। जी बिल्कुल, ठीक है। अहमद अयाज जी, हमारी इस खास चर्चा में इतना ही। सोहेल कादमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यूटी लद्दाख को लेकर मोदी सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। वजारत दाखिला ही लद्दाख की मालियत को लेकर फैसला लेंगे, यानी यूटी के अब सभी फाइनेंशियल प्रोजेक्ट डायरेक्ट दिल्ली से मंजूर किए जाएंगे और लद्दाख की तरक्की और बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट की निगरानी भी दिल्ली से होगी। इसके साथ ही एलजी और अफसरान के काम को भी महदूद कर दिया गया है। अभी तक 100 करोड़ तक के प्रोजेक्ट को मकामी सतह पर ही मंजूरी मिल जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब नए फैसले के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी सिर्फ 20 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट को ही मंजूरी दे सकते हैं। वहीं एई और चीफ इंजीनियर 1 से 10 करोड़ रुपए तक के प्रोजेक्ट को ही मंजूरी दे सकते हैं। इसके अलावा दीगर डिपार्टमेंट को भी बड़े प्रोजेक्ट के लिए मरकजी सरकार की मंजूरी लेनी होगी। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे फिरोज जुड़ गए हैं। फिरोज, एक बड़ा ये फैसला सामने आया है और इसके चलते बड़ा बदलाव भी लद्दाख में देखने को मिलेगा। किस तरह से इस फैसले को लिया जा रहा है और क्या कुछ अंदाजा है कि कितनी चीज़ें इससे बदलने को मिलेंगी और क्या ये फ़ायदेमंद लद्दाख के लिए साबित होगा? देखिए सदफ, जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है इस वक्त, क्योंकि 24 तारीख को ये जो ऑर्डर है यहाँ पे वो हमें देखने को मिला था, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो अलग अलग जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं या पॉलिटिकल लीडर्स हैं या सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं जो है ठीक भी जो है इस मामले में हमें देखने को मिला था। क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि जो फाइनेंशियल जो अप्रूवल मिल रहा था वो कहीं ना कहीं लद्दाख के अंदर ही लोगों को मिल रहा था। और जिस तरीके से एलजी लद्दाख के अंदर जैसे कि 100 करोड़ रुपए थे, और उसके अलावा भी बाकी सेक्रेटरीज या एडीसीज की अगर हम बात करें या ब्लॉक लेवल्स की अगर हम बात करें, तो वो तमाम चीजें जो थी वो अब लद्दाख में ही होती थी। लेकिन अब जो है इन तमाम चीजों के लिए जो है मंजूरी जो है वो एमएचए से ही पहले लानी पड़ेगी। और इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं जो सोशल एक्टिविस्ट है सज्जाद हुसैन करगिली, उसने ट्वीट करते हुए कहा था, क्योंकि लद्दाख का जो काम करने का जो पीरियड है वो काफी कम वक्त का होता है, 6 महीने का ही वक्फा यहाँ पे रहता है, जिसमें अब 6 महीने में जो है तमाम जो काम है वो यहाँ पे मुकम्मल कर पाते हैं, चाहे वो डेवलपमेंटल काम हो या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम करना हो, डेवलपमेंटल काम वगैरह जो है वो 6 महीने में ही यहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन ये जो फैसला इस वक्त लिया गया है, कहीं ना कहीं जो है लोगों में एक तरह की जो नाराजगी है वो यहाँ पे देखी जा रही है, क्योंकि लद्दाख का टाइम पीरियड काफी छोटा होता है। उस चीज को देखते हुए ये जो है कहीं ना कहीं नाराजगी जो है अलग अलग सेक्टर्स में यहाँ पे देखी जा रही है। और वहीं जिस तरीके से अब जो है जो प्रोजेक्ट्स की सेक्शंस की अगर हम बात करें, तो उसके लिए स्पेशली जो यहाँ पे जो प्लानिंग डेवलपमेंट है वहां से होकर के जो है अब जो है तमाम प्रोजेक्ट्स एमएचए के पास यहाँ पे जाएंगे, चाहे वो बड़े प्रोजेक्ट्स होंगे या वो छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे। तो सबसे पहले प्लानिंग से होते हुए उसके बाद जो एमएचए में जाएंगे, फिर उसके बाद वहां पे अप्रूव होगा और उसके बाद तमाम तर जो काम या तमाम तर प्रोजेक्ट्स जो है वो लद्दाख में यहाँ पे शुरू होंगे। लेकिन इससे कहीं ना कहीं देखा ये जा रहा है कि जो लोग हैं वो नाखुश है इस स्टेप को लेकर, क्योंकि इससे पहले जो है तमाम तर चीजें जो है लेह लद्दाख के अंदर, चाहे करगिल का कोई प्रोजेक्ट हो तो लेह में एसजी के पास जाके या हम एडीसी के पास जाके किसी भी डिपार्टमेंट में जाके जो है उस चीज को हम अप्रूवल वहां से ला सकते थे। लेकिन जो है अब अप्रूवल के लिए सीधे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो एमएचए में यहाँ पे भेजेंगे, तो एमएचए में अब वहां से अप्रूवल आने में कितना वक्त लगेगा, वहां से इस चीज के ऊपर बातचीत होगी, मीटिंग्स होगी, उसके बाद जो है एक एक प्रोजेक्ट को यहाँ पे अप्रूव किया जाएगा। तो उस चीज को लेकर कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि जो पहले जो कहा गया था कि यूटी बनने के बाद जो है तमाम तर चीजें जो है लद्दाख के अंदर बदलती हुई नजर आएंगी, तो ये विद इन 5 इयर्स के अंदर अंदर जो है अब ये बहुत बड़ी बदलाव जो है इस वक्त यहाँ पे देखी जा रही है कि अब जो है तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए जो है लद्दाखी लोगों को जो है वो एमएचए का
जो है वो दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, NHA में जाना पड़ेगा तमाम चीजों के लिए। और ये स्पेशली यहाँ पे जो प्लानिंग है या बाकी जो एक अहम डिपार्टमेंट है यहाँ पे, वहां से होते हुए यहाँ पे गुजरना पड़ेगा। और एक चीज यहाँ पे मैं बताता चलूं कि जो भी अब फंडिंग यहाँ पे होगी या कोई भी ऑफिसर इस फंड को यहाँ पे यूज करेगा, तो उसके लिए एक स्पेशल यहाँ पे क्राइटेरिया बनाया गया है। उस क्राइटेरिया के रूल्स के अंदर बैठ के ही उसको जो है अभी इस फंडिंग को यहाँ पे यूटिलाइज करना पड़ेगा। यानी कि जो एक पहले जो हम कह सकते हैं कि फ्रीली जो फंडिंग वगैरह यहाँ पे यूज की जाती थी, अब जो है तमाम रूल्स के साथ जो है रूल्स को फॉलो करने के बाद ही अब इस तमाम चीजों को या फंडिंग को जो है यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। सदफ जी बिल्कुल ठीक है फिरोज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।